हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरुमिता घोष एंड वेलकम बैक टू रुबाया क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के लिए डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर बेस करके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कैसे होता है, कैसे कंप्लीट होता है वो बताया था। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लोग डेफिनेटली जाके मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए तो आप लोगों को पिछले वीडियो में जो प्रोसेस मैंने बताया था वो मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको जो पूरा डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको कवर करने में मदद करेगा। और नीट के MCQs में इस तरीके का क्वेश्चंस बहुत आता है, तो आप लोग अगर ध्यान से ये 10 MCQs अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे या अच्छे से आप लोग दिमाग में रख लेंगे सारा आंसर्स, तो आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करने में भी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन अ नॉर्मल एम्ब्रियो सैक इन डाइकॉट प्लांट इज 2 + 4 + 2, 3 + 4 + 2, 3 + 2 + 3, 2 + 3 + 3। अब ये जो नंबर्स है आपको एक चीज़ अपने दिमाग में पहले बिठा लेना है या थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये 2, 4, 2 मतलब ये जो तीनों सेगमेंट अलग अलग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन सा न्यूक्लियाई के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम लोगों को मालूम है ये जो मैच्योर ओव्यूल सैक होता है, यहाँ पे चैलेजल एंड में हम लोगों को 3 सेल्स मिलता है, 3 न्यूक्लियाई मिलता है, बीच में सेंटर में 2 न्यूक्लियाई मिलता है, और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे एक एक्सेल मिलता है और 2 साइनर्जिड्स का भी न्यूक्लियाई मिलता है। तो अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स का 3 न्यूक्लियाई मिल गया, बीच में पोलर जो न्यूक्लियाई है उसका 2 न्यूक्लियाई मिल गया, और यहाँ पे एंड में एक्सेल और एंटीपोडल जो साइनर्जिड्स होता है उसका जो 3 न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई भी मिल चुका है। तो देखिए 3 + 2 + 3 इस अरेंजमेंट में आपका ओव्यूल सैक में, मतलब इस तरीके से ओव्यूल सैक में न्यूक्लियाई अरेंज रहता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ये, मतलब ऑप्शन सी, 3 एंटीपोडल सेल्स का न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 में क्या है, एक है 1 फ्रॉम द एक्सेल एंड अदर 2 न्यूक्लियाई फ्रॉम द साइनर्जिड्स। तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लिए। ये बहुत अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दे सकता है, लेकिन मैंने एक जनरल पैटर्न आपको बता दिया कि यहाँ पे जो भी आपको यहाँ से मानिए कि एंटीपोडल सेल्स का कितना, मतलब एंटीपोडल सेल्स रहता है किस एंड में रहता है, मैं वो भी चलिए आपको बता देती हूँ। ये चैलेजल एंड है और ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो आपको यहाँ से अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलर न्यूक्लियाई कहाँ पे रहता है, तो ये सेंटर में रहता है, सेंट्रल सेल है, और एंटीपोडल सेल्स किधर रहता है, चैलेजल एंड में रहता है, एक्स सेल साइनर्जिड्स किस साइड में रहता है, माइक्रोपाइलर एंड में रहता है। तो सारा क्वेश्चंस आपका इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस करके हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, मतलब मेल गैमेट्स मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है, पोलन ग्रेन्स के बारे में बोला जा रहा है। जब आप लोग कोई MCQ सॉल्व कर रहे हो तो आपको हर एक वर्ड का मतलब इन, बाय, द, इज, एम, आर ये तो आपको पता है कि क्या है, लेकिन बाकी जो बायोलॉजिकल टर्म्स है उसका मीनिंग अगर आप थोड़ा सा बैठ के समझ में, मतलब दिमाग में एक बार सोच लेते हैं कि इसका, इस टर्म का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगा। तो ये चीज़ आपको मदद करता रहेगा। तो नेक्स्ट मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोग बोल रहे थे, यहाँ पे देखिए मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, तो मेल गैमेट्स मतलब आपको पोलन ग्रेन्स के बारे में बताया जा रहा है। पोलन ग्रेन्स हम लोग जानते हैं कि ये जो पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होता है ये आपका आता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। तो आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है यहाँ से माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करता है। टेट्राड में आपका 4 माइक्रोस्पोर्स है, एक माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन तैयार करने में हेल्प करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ, तो किस चीज़ का डिवीजन होता है, माइक्रोस्पोर जो तैयार हो गया यहाँ पे अलग अलग, इसका तो और डिवीजन नहीं होगा, ये तो डेवलप करेगा, इसका ग्रोथ होगा मैच्योर पोलन ग्रेन में, लेकिन डिवीजन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन जेनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मैच्योर पोलन ग्रेन में हम लोगों को मालूम है एक आपका ट्यूब सेल और
मतलब वेजिटेटिव सेल होता है जो आपका पोलन ट्यूब फॉर्म करने में हेल्प करता है, और दूसरा हम लोगों को एक स्पिंडल शेप्ड सेल मिलता है जो डिवाइड करके ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन ये सेल, ये जो जेनरेटिव सेल है या मेल सेल है, ये डिवाइड करके दो मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमेट्स जो है वो फॉर्म करेगा, जो अल्टीमेटली ये ओव्यूल सैक में एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एक आपका जाइगोट बना देगा और दूसरा आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना देगा। तो चलिए ये क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग को पता चल गया। अब चले जाते हैं सीधा थर्ड क्वेश्चन में। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ, मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन लिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ सको, एक क्वेश्चन के साथ दूसरा आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो देखिए इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे इंटाइन मतलब एक जो यहाँ पे चलिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे ही बताती हूँ मैं आपको। तो ये जो लेयर है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहते हैं एक्साइन। ये थोड़ा ऑर्नामेंटल लेयर होता है, आप लोगों को मालूम है। यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस रहता है, इसमें हम लोगों को मिलता है स्पोरोपोलेनिन जो है मतलब जो है एक्साइन, लेकिन इसके अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है विच इज़ द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। आप लोग इसको कैसे याद रखोगे? देखिए नॉर्मली कोई भी प्लांट सेल का जो सेल वॉल रहता है उसमें तो सेल्यूलोज कॉमन है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग को पेक्टिन भी मिलेगा। सो इंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, बट द एक्साइन इज कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन आपका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट सब्सटेंस है पूरा एनवायरनमेंट में। हम लोगों को सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट अबंडेंट जो रेजिस्टेंट सब्सटेंस मिलता है वो है स्पोरोपोलेनिन। बहुत ही अबंडेंस, ये इसका अबंडेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, ये सबसे इसका रेजिस्टेंस मतलब बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन को ये मतलब उसको मतलब उस चीज़ को अनफेवरेबल कंडीशन को ये क्रॉस करके जा सकता है, मतलब उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। पोलन ग्रेन्स या ऐसा भी कोई प्लांट स्ट्रक्चर्स जो रहता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन है, उसको स्पोरोपोलेनिन प्रोटेक्ट करता है कोई भी एनवायरमेंटल डेसिकेशन से। तो चलिए ये हो गया। स्पोरोपोलेनिन लेके भी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा है, बाद में आता है, मैं बताऊंगी आपको। तो इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज कंपोज्ड ऑफ, इसका जो आंसर रहेगा वो है ये कि मैंने आपको क्या बताया, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज आपको ऐसे ही याद रहेगा और आपको जस्ट पेक्टिन उसके साथ याद रखना है जो इंटाइन में रहता है। फोर्थ जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड्स इज नोन एज। यहाँ पे 4 आपका ऑप्शंस है, तो पहले हम लोग कौन कौन सा ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं लेंगे। पहले तो देखिए टेगमेन के बारे में मैं बता दे रही हूँ। टेगमेन क्या है, हम लोगों को मालूम है जो डाइकॉट सीड्स होता है, डाइकॉट सीड्स में एक आप लोगों का आउटर जो कवरिंग रहता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है, उसको हम लोग कहते हैं टेस्टा, और जो इनर कवरिंग रहता है उसको हम लोग कहते हैं टेगमेन। तो चलिए आपको आउटर और इनर कवरिंग के बारे में भी पता चल गया, क्योंकि मैं जब भी आपको एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी कोई भी टॉपिक के ऊपर, मैं बाकी चीज़ उसके साथ रिलेटेड बाकी चीज़ भी आप लोग को बता देती हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो और इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए, इजीली सॉल्व कर पाए। तो टेस्टा टेगमेंट हो गया, तो टेस्टा टेगमेंट के साथ इस न्यूसेलस का तो कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा देखते हैं चैलाजा। चैलाजा तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि सॉरी ये जो चैलाजा है, चैलाजा तो यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बोला था ये ओव्यूल सैक के साथ रिलेटेड है। तो ओव्यूल सैक में जो चैलाजल एंड होता है, तो ये आपका चैलाजल एंड है, दूसरा है माइक्रोपाइलर एंड। कोई भी टाइप का आप लोग ओव्यूल देख लो, ये तो मैंने अनाट्रोपस ओव्यूल ड्रॉ किया जो 60 to 70% एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे हम लोग को इस टाइप का, इस शेप का इन्वर्टेड ओव्यूल देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे ये है चैलाजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड। तो चैलाजा नहीं होने वाला है। तीसरा आता है पेरिस्पर्म। अब ये आपको थोड़ा सा शायद समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर पेरिस्पर्म होगा। क्यों पेरिस्पर्म होगा? क्योंकि जब हम लोग इस ओव्यूल सैक का डेवलपमेंट देखते हैं, ज़्यादातर क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट्स फ्यूज कर रहा है तब आपका ये जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, मतलब एक मेल गैमेट के साथ आपका एग सेल जब मतलब फ्यूज करेगा, दिस विल गिव राइज टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो जब धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, हम लोगों को मालूम है ये जो पूरा ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्टेड होने वाला है। इस ओव्यूल का फेट क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो हम लोग देखते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो ओवरी है, ओवरी बिकम्स द फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम्स द सीड। तो जब सीड धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, उसके साथ साथ अंदर जो एम्ब्रियो है वो भी डेवलप कर रहा है, तब
ज़्यादातर सेल्स में, मतलब ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, ये जो न्यूसेलस है, यहाँ पे न्यूसेलर सेल्स जो आसपास रहेगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है माइक्रोपाइलर एंड में जो न्यूसेलर सेल्स होता है, उसी न्यूसेलर सेल में एक सेल डिवाइड करके ये मैच्योर ओव्यूल सैक फॉर्म कर रहा है, लेकिन बाकी न्यूसेलर सेल भी तो है ना। तो ज़्यादातर क्या होता है, ये सारा न्यूसेलर सेल्स यूज्ड अप हो जाता है, ये सब फूड लैडन सेल्स है, न्यूट्रिशन दे रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द embryo, during the development of the embryo, in most of the plants the nucellar cells or the nucellus is used up, completely used up. लेकिन there are some plants और कुछ seeds ऐसे होते हैं जहाँ पे nucellus जो cells है उसमें से थोड़ा बहुत nucellar cells रह जाता है। तो ये जो बचा कुचा nucellar cell रह गया, उस टाइप के सीड्स को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, मतलब बचा जो लेफ्ट ओवर न्यूसेलस है उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्पर्म। और जो इस टाइप के सीड्स, मतलब जहाँ पे न्यूसेलर सेल अभी भी बचा है, उस टाइप के सीड्स को हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये आपके एनसीईआरटी में है, आप लोग एनसीईआरटी ध्यान दे के पढ़िएगा, तो आप लोग को ये पेरिस्पर्म के ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आंसर कर सकते हो। अच्छा, और यहाँ पे हाइलम जो है, इसके बारे में भी मैं तो थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि हाइलम आंसर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग लैटरली कोई सीट को देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को माइक्रोपाइल मिलता है, और माइक्रोपाइल के ऊपर एक छोटा स्कार हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइलम। अब ये हाइलम क्या है, ज़्यादातर क्या होता है, ओवरी, आपका जो ओवरी वॉल है, ओवरी वॉल के साथ जो ओव्यूल का जो कनेक्शन रहता है, मानिए कि ये आपका ओव्यूल है, ये ओवरी वॉल है, तो अब प्लेसेंटा के थ्रू और फ्यूनिकल के थ्रू ये चीज़ सीट के साथ ओवरी वॉल का जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो फ्यूनिकल के थ्रू हो रहा है। तो जब आपका ओवरी फ्रूट में कन्वर्शन हो गया और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्टेड हो गया, उसके बाद सीड में एक स्कार रह जाता है, एक ब्लैक कलर का स्कार रह जाता है, एक स्पॉट रह जाता है, जो हम लोगों को देखने के बाद समझ में आता है कि यही पोर्शन के साथ, मतलब यही ये जो पॉइंट है, इसी के साथ ओवरी का वॉल कनेक्टेड था। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइलम, इस स्कार को हम लोग कहते हैं हाइलम। और माइक्रोपाइलट तो आपको पता है, ये जो ओपनिंग था जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर करने वाला है, ये भी रह जाता है, जिसके बाद क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड जब ब्रीथ करेगा, जब जर्मिनेशन होता है, तो CO2 O2 एक्सचेंज के टाइम ये माइक्रोपाइल हेल्प कर रहा है। या सीड को आप किसी वाटर में अगर इमर्स करके रखते हो, या नॉर्मली एनवायरनमेंट से जो वाटर सीड ले रहा है वो माइक्रोपाइल के थ्रू से ही ले रहा है। तो ये है आपका माइक्रोपाइल और ये रहा हाइलम। तो यहाँ पे हाइलम इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका आंसर जो आएगा वो है पेरिस्पर्म। तो चलिए 5th क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे है, देख रहे हैं हम लोग, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल गिव राइज टू 256 माइक्रोस्पोर्स आफ्टर रिडक्शन डिविजन। हम लोगों को मालूम है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहाँ से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल रहा है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में हम लोग का क्या है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ से जो आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल रहा है, यहाँ पे एक एक सेल को, ईच ऑफ द टेट्राड इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। एक एक माइक्रोस्पोर से, मतलब एक सिंगल माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन अराइज करेगा आफ्टर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको मालूम है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो टेट्राड बन रहा है वो मियोसिस डिवीजन होने के बाद हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन के मतलब जो मीनिंग है वो मियोसिस के बारे में बोला जा रहा है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना पोलन ग्रेन जनरेट हो रहा है, कितना माइक्रोस्पोर्स जनरेट हो रहा है, 4। अगर एक MMC से वी गेट 4 माइक्रोस्पोर्स, फिर हम लोगों को 256 माइक्रोस्पोर्स कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से मिलेगा, मैं आपको ऐसे करके बताती हूँ तब बेटर रहेगा। मानिए कि 4 माइक्रोस्पोर्स are formed from 1 microspore mother cell। तो 256 कितने में से आएगा, 256 को आप 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आएगा 64। तो इसका आंसर क्या होगा, 64। मतलब आपको पहले जानना है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना माइक्रोस्पोर्स आ रहा है। तो इतना माइक्रोस्पोर्स आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उतना माइक्रोस्पोर्स आपका कितना माइक्रोस्पोर मदर सेल से आएगा, इतना माइक्रोस्पोर मदर सेल से 64। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं. आफ्टर 5 वी आर डन विथ 5. देन क्वेश्चन नंबर 6 इज द टाइप ऑफ फॉसिल पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन द एरिया मे बी हेल्पफुल इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसका पहले एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि इंटाइन में सेल्यूलोज और पेक्टिन रहता है, लेकिन एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन रहता है जो सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस है. ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल, टेरिडोफाइट्स भी प्लांट है, पेट्रोलियम भी प्लांट मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें रहता है. फॉर्मेशन अगर आप लोग देखें पेट्रोलियम और कोल का, कोई ना कोई प्लांट रिमेनिंग से ही आया है, तो इसका मतलब वहाँ पे आपका स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है. तो ये जो आंसर होगा ये होगा ऑल ऑफ दीज. मतलब स्पोरोपोलेनिन रहने की वजह से हम लोग इस सारे चीज़ में मतलब स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस की वजह से हम लोगों को ये जो एक्सप्लोरेशन है हम लोग सब चीज़ एक्सप्लोर कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है. वो भी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन को विस्टैंड कर सकता है, उसको प्रोटेक्शन अपने आप को, बाकी सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. इसका मतलब हम लोगों को हर चीज़ के एक्सप्लोरेशन में स्पोरोपोलेनिन हेल्प करेगा. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पे सिर्फ टेरिडोफाइट नहीं लेना है, आपको ये दोनों का सोर्स के बारे में भी जानना है कि पेट्रोलियम, कोल सभी ऑर्गेनिक रिमेन्स इसमें है. इसका मतलब प्लांट, एनिमल सब कुछ इसके अंदर है. तो प्लांट सोर्स मतलब उसमें आपका पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलेनिन है. तो ये दोनों ऑप्शंस भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा. अगर आप लोग सिर्फ सी लिखते हो टेरिडोफाइट की वजह से तो आपका आंसर गलत होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है. कॉमनली इन अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में हम लोगों को N, 2N, 3N कंडीशंस कहाँ मिलता है. एंडोस्पर्म तो 3N है, न्यूसेलस 2N है, एग है N. तो पहले मैं ये लिख दूं यहाँ पे, एंडोस्पर्म आपका है 3N, न्यूसेलस है 2N, एग है N. यहाँ पे एग N, एंटीपोडल सेल्स भी N है, एंडोस्पर्म 3N है. फिर साइनर्जिड्स, टेस्टा, एग, यहाँ पे साइनर्जिड्स N है. टेस्टा मतलब ये कवरिंग है, सीट का कवरिंग है, तो यहाँ के सेल्स में डिप्लॉयड कंडीशन ही रहेगा, 2N होगा. और एग है आपका N. लेकिन लास्ट जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे आता है आपका N, न्यूसेलस में आपका आएगा 2N, और एंडोस्पर्म जो आता है वो हमारा ट्रिप्लॉइड कंडीशन रहता है. इसका मतलब N, 2N, 3N, N, 2N, 3N हमको कहाँ मिलेगा. एग में मिलेगा, न्यूसेलस में मिलेगा, एंडोस्पर्म में मिलेगा. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 पोलन मदर सेल, मतलब आपको ये समझ लेना पड़ेगा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के बारे में बोला जा रहा है. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, 1 पोलन मदर सेल may produce 4 germinating pollen grains, each with 2 male nuclei and 1 tube nucleus. So how many meiotic divisions are necessary to bring this about? मतलब ये सिचुएशन लाने के लिए 4 पोलन ग्रेन्स कैसे फॉर्मेशन होगा. ऐसे ही फॉर्मेशन होगा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहाँ पे मियोसिस होने से हम लोगों को 4 माइक्रोस्पोर्स मिलता है. एक माइक्रोस्पोर, इसको हम लोग टेट्राड कहेंगे, लेकिन एक माइक्रोस्पोर से आपको एक मैच्योर पोलन ग्रेन मिलने वाला है. तो इस मैच्योर पोलन ग्रेन में हम लोगों को एक ट्यूब न्यूक्लियस मिलता है, और उसमें जो आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें 2 मेल न्यूक्लियाई रहता है. तो ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन में हम लोग देखते हैं आफ्टर जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ग्रेन. लेकिन पोलन ग्रेन, ये 4 पोलन ग्रेन फॉर्म करने के लिए 4 माइक्रोस्पोर्स की ज़रूरत है. मतलब एक टेट्राड फॉर्मेशन हो रहा है. वो कहाँ से हो रहा है, सिर्फ एक बार ही मियोटिक डिवीजन होगा. यह मियोसिस से होने वाला है क्योंकि पोलन ग्रेन है. N नंबर आपको क्रोमोसोम यहाँ पे रखना है हैप्लॉइड कंडीशन में. तो यहाँ पे कितना मियोटिक डिवीजन होने वाला है, ओनली 1. तो ये रह गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, व्हाट डज फिलीफॉर्म एपरेटस डू एट द एंट्रेंस इनटू ओव्यूल. मतलब आपको ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी फॉर्म करके दे सकता है कि फिलीफॉर्म एपरेटस का ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फंक्शन क्या है. फंक्शन देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे. इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द साइनर्जिड्स. अगर हम लोग यहाँ पे ओव्यूल सैक ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आपका एंटीपोडल सेल्स है, पोलन न्यूक्लियाई है, एग सेल और साइनर्जिड्स है. तो आपका जो पोलन ट्यूब है
वो साइनर्जिड के तरफ जो जब बढ़ेगा, मतलब साइनर्जिड उसको गाइड करके लेके जाएगा आपका एग सेल के साथ फ्यूज करने के लिए। एक मेल गैमेट यहाँ से फ्यूज करेगा एग सेल के साथ। तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस जो रहता है, जो आपका यहाँ पे रहता है साइनर्जिड्स के एकदम साथ एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द साइनर्जिड्स। साइनर्जिड तक अगर पोलन ट्यूब पहुंच पाएगा, वंस द पोलन ट्यूब रीचेज द साइनर्जिड्स, देन ओनली द मेल न्यूक्लियस कैन फ्यूज विद द एग सेल, अदरवाइज नहीं हो सकता है। प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ग्रेन, ये तो पहले ही हो जा रहा है, मतलब ये जो पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है स्टिग्मा में, जब पोलन ग्रेन्स डिपॉजिटेड हुआ है, डिपॉजिशन के बाद वहाँ पे ही आपका ऑलरेडी बाकी सारे पोलन ग्रेन्स को हम लोग स्पीशीज यूनिकनेस मेंटेन करने के लिए प्लांट्स ऑलरेडी वहाँ पे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन से उसको डिस्कार्ड कर दे रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स नहीं ज़रूरत है उसको हम लोग बाहर हटा देंगे, लेकिन एक ही पोलन ट्यूब अंदर घुसेगा। तो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस का कोई काम नहीं है। तीसरा है ब्रिंग्स ऑफ ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब। ओपनिंग ऑफ पोलन ट्यूब में साइनर्जिड्स का कोई हाथ नहीं है। साइनर्जिड्स पहुंचेगा मतलब पोलन ट्यूब यहाँ पे पहुंचेगा तब साइनर्जिड्स उसको गार्ड करके लेके जाएगा। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस का कोई इसमें काम नहीं है। और नंबर डी जो है गाइड्स पोलन ट्यूब फ्रॉम साइनर्जिड टू एग, ये आप लोग गलती मत कीजिएगा। पोलन ट्यूब को साइनर्जिड से एग तक ले जाने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस फंक्शन नहीं करता है। साइनर्जिड तक पोलन ट्यूब को ले जाने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस काम कर रहा है। साइनर्जिड तक ले गया, उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस डिसइंटीग्रेट कर जा रहा है, डीजेनरेटेड हो जा रहा है। उसके बाद साइनर्जिड्स पहले मेन न्यूक्लियस को एग तक लेके जाएगा, उसके बाद साइनर्जिड्स भी डीजेनरेशन होगा, साइनर्जिड्स का भी डीजेनरेशन होगा। लेकिन फिलीफॉर्म एपरेटस साइनर्जिड को एग तक पोलन ट्यूब को साइनर्जिड से एग तक लेके जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि फर्स्ट हमको साइनर्जिड क्रॉस करना है, तो वो क्रॉस करने के लिए वहाँ तक पोलन ट्यूब को लेके जाने के लिए आपको क्या काम आएगा, फिलीफॉर्म एपरेटस यहाँ पे काम आएगा। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द साइनर्जिड। साइनर्जिड में मेल गैमेट डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है? वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। आप लोग याद रखिएगा, सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई मतलब पोलर न्यूक्लियाई के बारे में ही बात किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होगा, आपको मालूम है यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, और यहाँ पे 3n एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, और यहाँ पे आपका 2n जाइगोट फॉर्म होगा, जो विच इज द फ्यूचर एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में फ्यूचर एम्ब्रियो में ट्रांसफॉर्म्ड होने वाला है। बाकी सब भी बता देती हूँ। वन फ्यूजेस विथ एग एंड अदर डीजेनरेट्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल फ्यूज विथ एग, ये भी गलत है। ऑल फ्यूजेस विथ एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स तो पहले ही डीजेनरेट कर जाएगा। फ्यूजन में एंटीपोडल सेल का कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये 10 क्वेश्चंस जो है इसका जो आंसर्स है आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारा क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से फॉलो कीजिए। बाकी जो MCQs है डबल फर्टिलाइजेशन से, आप लोग अगर ये फॉलो करेंगे, याद रखेंगे, तो बाकी सारे MCQs भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नए वीडियो में मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।